तो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को। इस स्वतंत्रता दिवस की सबको कई शुभकामनाएं। मैं आप सबका सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की तरफ से कानून की पाठशाला के सेकंड सेशन में स्वागत करती हूँ। सीएसजी का काम है इंश्योर करना कि न्याय सब तक पहुंच सके, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक। लीगल एम्पावरमेंट, एडवोकेसी और जमीन पर ग्रास रूट्स एक्शन के जरिए। तो कानून की पाठशाला एक ऐसा मंच है जहां हम कानून की किताबों से आगे बढ़कर देखते हैं कि कानून जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। यहाँ हम अनुभव से भरे भरे हुए वकीलों और न्याय के लिए काम करने वाले लोगों से उनका सफर, तरीके, मुश्किलें और सफलता के बारे में बात सुनते हैं। तो आज हमारे साथ है मुस्कान टिब्रेवाला जी, एक ह्यूमन राइट्स लॉयर जो क्वियर और ट्रांस जस्टिस के काम के लिए जाने जाते हैं। मुस्कान ने कोलंबिया लॉ स्कूल से ह्यूमन राइट्स क्लिनिक से एलएलएम किया है और सेंटर फॉर जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी में प्रो बोनो लिटिगेशन और रिसर्च का काम किया, खासकर ट्रांसजेंडर राइट्स और रिप्रोडक्टिव जस्टिस के क्षेत्र में। मुस्कान ने कई शहरों में ट्रांसजेंडर राइट्स पर लीगल एड और आउटरीच इनिशिएटिव्स चलाए हैं, जहां उन्होंने कानूनी मदद के साथ साथ कम्युनिटी को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया। तो आज के सेशन में मुस्कान अपने इन एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे कि क्वेयर राइट्स के केसेस में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, और कब केस कोर्ट ले जाना सही होता है, और कब जमीन पर अथॉरिटीज के साथ मिलकर मैटर सॉल्व करना बेहतर है। तो ये भी बात होगी कि अर्जेंट मैटर्स जैसे अनलॉफुल फैमिली डिटेंशन, उसकी हेबियस कॉर्पस पेटिशंस और लंबे समय से पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, इन दोनों में अप्रोच कैसे अलग होती है। तो मुस्कान, आप शुरू कर सकते हैं। ओवर टू यू। मुस्कान, आई थिंक यू आर म्यूटेड। ओह सॉरी। मैं तानिया को नमस्ते बोल रही थी और सब जो यहाँ आए हैं, और आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी बोल रही थी। मुझे बस कुछ चीज़ों के बारे में बात करना है। आप सब वकील हो तो मैं कानून के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ। बस वकालत पे थोड़ा फोकस करने वाली हूँ, और जो मैंने सीखा है कुछ साल काम करके इस फील्ड में। तो 3 चीज़ें में मुझे बात करनी है। एक, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, विच जो आप निर्णय कैसे लेते हो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि आपको कोर्ट में जाना है या कहाँ जाना है। हमें जैसे वकालत सिखाई जाती है, हमें लगता है ऑटोमेटिकली कि हमें कोर्ट ही जाना है, वही हमारा इंस्टिंक्ट होता है। पर मैं उसी पे थोड़ा आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर कोर्ट सही जगह है कोई क्लाइंट को लेके जाने के लिए, अम, और आप उनके लिए और क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी जो मैं बात करनी चाहती हूँ वो है मल्टी डायमेंशनल एडवोकेसी के बारे में, जो है अ, बहुआयामी वकालत की तरह तरह के चीजें साथ में जब काम करते हैं, जब हमारा कोई बड़ा कॉज होता है। तो एक होता है आपका एक क्लाइंट है और आपको आपके गोल्स उनके लिए कुछ है। दूसरा है कि आपका एक कॉज है, आपको कुछ लीगल करना है, कुछ कुछ लीगलाइज करना है, जैसे हमें क्वेयर शादी लीगलाइज करना था। तो फिर उसमें हमारे क्या ऑप्शंस हैं। और तीसरा जो बात करना है मुझे मुझे हमारी जो, जैसे तानिया बोल रही थी कि हम सबका अनुभव है कि हम वकालत से लोगों के लिए अच्छा करें। अम, पर कभी कभी क्या होता है कि अच्छा करने के वक्त, क्योंकि कानून ऐसी वायलेंट चीज है कि वो अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। तो हमारी सोच इसके बारे में कैसी होनी चाहिए, हमें अपने आप से क्या क्या प्रश्न पूछना चाहिए कि हम कानून का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं, और इससे क्या क्या गलत भी जा सकता है। कभी कभी ऐसे जजमेंट्स आते हैं जो रिवर्स कर देता है कि जो भी प्रोग्रेस आया है कानून में, सोसाइटी में, कभी कभी पीछे भी चला जाता है।
तो हमें उसका अ, अनुभव रखना पड़ेगा, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। अगर कोई भी प्रश्न हो किसी का भी, प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अम, उम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मैं शुरू करने वाली हूँ, पर प्लीज बीच में जिसको भी बोलना है आप बोल दीजिएगा। अ, तो सबसे पहले जब कोई क्लाइंट आपके पास आए, तो आप निर्णय कैसे लेते हैं? अम, जैसे मैं बोल रही थी, हमारा इंस्टिंक्ट होता है कोर्ट जाने के लिए, पर जैसे आप देखेंगे बहुत से ये ट्रांस राइट्स स्पेशली वाले केसेस, क्योंकि हमारे पास एक कानून है, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट है, जो बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत चीज़ों के बारे में, एम्प्लॉयमेंट काम के बारे में भी है, घर में जब भी कुछ गलत होता है उसके बारे में भी है, अगर कोई घर से निकाला जाता है उसके बारे में भी है, पब्लिक स्पेसेस के बारे में भी है। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी दोनों है। तो जब इतने सारे ट्रांसजेंडर एक्ट में आपके पास जो हम बोलते हैं रेमेडीज, उपचार हैं, पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट को सिर्फ राइट्स के लिए देखते हैं, और हम रिट पिटिशन डालते हैं कोर्ट में, और रिट पिटिशन के द्वारा हम कोर्ट को बोलते हैं कि इस गलत चीज से मेरा राइट्स जा रहा है, और कोर्ट आप अपना रिलीफ बना लीजिए कि इसमें क्या सही होगा। कोर्ट बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज देते हैं। कभी कभी जजेस अगर अच्छे होते हैं तो उनको दया आती है, तो वो थोड़ी सी मदद कर लेते हैं। पर रिट पिटिशन का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो राइट्स पे होता है, और ज्यादातर जजेस जब दया से या उनको कुछ फील होता है तो वो इसीलिए देते हैं कोई भी जजमेंट या कोई भी रिलीफ, वो बोलते हैं कि ये हम इसी केस के लिए दे रहे हैं, और ज्यादातर ये हम ज्यादा प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते आगे केसेस के लिए, क्योंकि जो भी आपके पास क्लाइंट आएंगे कोई भी प्रॉब्लम के साथ कि उनको काम नहीं मिल रहा है या काम में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये तो दूसरे लोग को भी हो रहा है। पर अगर हम राइट्स पे जाए और इस स्पेसिफिक केस के मुद्दे पे जाए, तो फिर हम कानून को बढ़ाएंगे कैसे? कानून को बढ़ाना, जूरिस्प्रूडेंस बनाना, वो एक चीज है, और दूसरी चीज है कि ट्रांस राइट्स जो एक्ट है उसको और मजबूत करना। जब हम उसके प्रोविजंस यूज करेंगे, जब हम उसके रेमेडीज यूज करेंगे, तभी तो एक्ट ज्यादा प्रभावित करेगा लोगों को। लोग जानते नहीं है उसके बारे में, और लोग जानते नहीं है कि वो यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। और कभी कभी जब मैंने देखा है तो मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि अच्छा आप ये सेक्शन बोल दो अपने बॉस को कि ये सेक्शन वायलेट कर रहे हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जैसे कभी सालों पहले जब शायद SC/ST एक्ट आया होगा या कोई भी नया कानून आता है, तो टाइम लगता है लोगों को सोचने के लिए कि जो वो सब बहुत सालों से सही कर रहे हैं, ये अभी गलत क्यों है। उनके दिमाग में तो ये अभी भी सही है, और ये नए कानून से उनको कुछ होने नहीं वाला। तो हमें ये बदलना है, इसीलिए कानून को यूज करना फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको और क्या सोचना है जब आपके कोई क्लाइंट आए? तो जैसे मेरी क्लाइंट थी, वो काम कर रही थी बैंगलोर में, क्वेयर कपल थे, और जब उसके वर्क में पता चला कि वो क्वेयर है, तो फिर वो लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, और बॉस ने उसको हरास भी किया था। उसने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट डाली थी कंपनी के ICC में, पर कुछ नहीं हुआ। अ, पूरा जजमेंट, पूरा ऑर्डर आ गया था ICC का कि ये सब गलत है, वो सब। तो जब मैं उनसे मिली थी तब वो यही सोच रहे थे कि मैं अब इस ऑर्डर ICC का कि मैं कैसे चैलेंज करूं, मैं इसको कोर्ट लेके जाऊं या नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका यहाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ज्यादातर ये ICC के जो
क्योंकि ये अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं कंपनीज के अंदर, कोर्ट ज्यादा इंटरफियर करती नहीं है। इन सब को ओवरटर्न करना कोर्ट के द्वारा बहुत मुश्किल है, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगते हैं। पर उनका, जो मेरे क्लाइंट था, उनका क्या इंटरेस्ट था कि उनको जॉब रखना है, क्योंकि कंपनी ने उनको जॉब से निकाल दिया था। ये जजमेंट के बाद, ऑर्डर के बाद निकाल दिया था, और उनको दिखाना था कि ये रिटेलिएशन है कोर्ट में। फिर उनका गोल क्या था? उनका गोल ये था कि उनको काम चाहिए, और उनको क्योंकि उनको पैसे बनाना है। तो मैं इसको कोर्ट ले जा सकती थी, मैं रिटेलिएशन का केस कर सकती हूँ, उसमें एविडेंस लगेगा, उसमें बहुत काम लगेगा। पर उनका गोल सोच के मुझे लगा कि हमें फिर एक तो करना है, हमें एविडेंस प्रिजर्व करना है। तो मैं उनको बोलने लगी कि जो भी उनका एचआर का कम्युनिकेशन है वो सब ईमेल पे रखे, जो भी बात होती है लोगों से जो इम्पोर्टेंट, वो रिकॉर्ड रखे। वो कुछ चीज बोले एचआर को, या जो मैं उनको, जो प्रश्न मुझे हैं वो उनसे पूछे, ताकि हमें ये सब रिस्पॉन्स हो, ताकि हम नेगोशिएट कर सके, ताकि हम उन पर लेवरेज रखे वो कर सके। और साथ साथ में मैं उनको जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर उनको जब जॉब मिल गया, फिर उनको ये सब करना ही नहीं था। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये सोच होना चाहिए कि मैं क्लाइंट को गोल में कैसे लाऊं जो उनको चाहिए। अम, तो अगर वो उनके लिए जॉब ढूंढना है, उनको, वो अभी तक श्योर नहीं है कि उनको कोर्ट जाना है या नहीं जाना है, तो तब तक जब वो डिसीजन बनाए, तब तक उनको क्या क्या करना चाहिए, वो सोच के आपको काम करना चाहिए, स्पेशली इन सब में, क्वेयर लोगों के लिए, ट्रांस लोगों के लिए। क्योंकि वकालत में, कोर्ट्स में उनका, आपको पता नहीं कि आपके जज कैसे होंगे। कुछ जज ऐसे हैं जो दया लेते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, पर कुछ जजेस ऐसे हैं जो क्वेयर फोबिक हो या ट्रांसफोबिक हो, तो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। ये आपके रेगुलर, जो आपके हर क्लाइंट होते हैं, वो उनसे अलग होते हैं उसकी वजह से, और उनसे और उनके साथ जो हो रहा है वो जजेस को समझ में नहीं आता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो आपके लिए और भी मुश्किल होगा कोर्ट में ये समझाने के लिए और रिलीफ लाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना नहीं चाहिए, करने से ही कानून बेटर होगा, कोर्ट्स को समझ में आएगा, सबके लिए बेटर होगा। पर आपको ये भी सोचना है, आपको दोनों चीज के बारे में सोचना है कि आप, क्योंकि आप वकील हो, तो कानून का क्या होने वाला है, वकालत का क्या होने वाला है, और आपके क्लाइंट का क्या होने वाला है। पर अंत में जो क्लाइंट चाहते हैं, उनका क्या गोल है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक और चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, इसकी क्वियर और ट्रांस लोगों और वकीलों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, पूरे देश में है। हम कभी कभी केसेस करते हैं जिसका, हम मैं अगर बैठूंगी रिसर्च करने के लिए, किसी और ने कर लिया है, या इसी कोर्ट में इस ये केस, जैसे पासपोर्ट का चेंज हो या बर्थ सर्टिफिकेट का चेंज हो, ऐसे केसेस ऑलरेडी मेजर हाई कोर्ट्स में तो सब में ही है। तो फिर आप अपने आप को उस लॉयर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आपको वो ढूंढ के उनके साथ काम करना चाहिए। तभी डबल वर्क नहीं होगा कि आप भी ये काम करेंगे, सेम काम कोई और करेगा, उसमें कोई फायदा किसी को ही नहीं है। तो मैं दो केसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ इसमें। एक है चेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये ट्रांसजेंडर एक्ट में एक सेक्शन है जिसमें लिखा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन का डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकता है, उनका नाम और उनका जेंडर चेंज हो जाएगा। पर जब लोग स्कूल पे जाते हैं या कॉलेज पे जाते हैं कि मेरे डिग्री, मेरे सर्टिफिकेट में चेंज करो नाम, तो वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इससे कभी कभी लोगों को कोर्ट में जाना होता है। अब इसमें बहुत चीज है। एक है कि जब तक उनके डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, तो जब ये लोग
जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब लोगों को पता चल जाता है कि ये ट्रांस है। फिर लोगों को हिचकी होती है कि उनको ट्रांस लोग को काम में लेना है या नहीं लेना है। इसीलिए ये लगता है आपको कि बस ये उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनके डॉक्यूमेंट्स इनके पैसे बनाने में और इनके हर दिन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा तो मैंने केस में काम किया जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, और अभी 6 साल से 6 साल से सिर्फ डॉक्यूमेंट चेंज में कि उनको शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से और कोई और स्कूल से उनके मार्कशीट्स चेंज करने थे। अम, और 6 साल कोर्ट के वजह से। और अगर आप स्कूल को जाके अभी बोलो कि आप चेंज कर लो क्योंकि कोर्ट में हैं हम इसीलिए अभी तक स्कूल कुछ नहीं करेगा। कानून थोड़ा क्लियर है इस पे कि चेंज करना चाहिए। मुद्दा कोर्ट के पीछे क्या है कि सीबीएसई बोल रही है कि अगर मार्कशीट हमें चेंज करना है तो हम एक वहां पर स्टार डालेंगे और वहां कहेंगे कि ये नया मार्कशीट है। और हम कहेंगे कि हमने इसमें कुछ अलग किया है क्योंकि हमें हमारी रिकॉर्ड्स और वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए ये हमें रखना पड़ेगा सर्टिफिकेट पे कि ये चेंज हुआ। और हम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये करोगे तो लोगों को पता होगा कि वो ये कभी भी किसी को भेजेगी जॉब के लिए या कहीं पर भी उनको पता होगा कि ये ट्रांस है और फिर उनको डिस्क्रिमिनेशन होगा। पर इसी छोटे से चीज में इसी के लिए शायद 4 साल के लिए आर्ग्यूमेंट हो रहा है क्योंकि बेंच चेंज हो रहा है। कभी कोर्ट बोलता है अच्छा बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आप भी जानते हो कि डेट 4-5 महीने बाद मिलता है। तो कोर्ट ने कहा अच्छा मैं तो भूल ही गया, जज ने कहा मैं भूल गया, आप लोग वापस आगे करो। बस इस छोटी सी चीज के लिए ये स्टार और ऊपर लिखने के लिए कि ये मॉडिफिकेशन हुआ है, इसकी वजह से हम 3 साल एक्स्ट्रा कोर्ट में। अब हमारे जो क्लाइंट है इस केस में उनके लिए ये ठीक है, उनके पास जॉब है और उनके जॉब में ये मुद्दा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है उनकी मार्कशीट के हिसाब से, वो ट्रांसफोबिक जगह में काम नहीं करते। पर दूसरे क्लाइंट के लिए शायद ये चलेगा नहीं। तो फिर आपको आपका जो एनर्जी है जो एफर्ट है ज्यादातर उस स्कूल में जाके या उस कॉलेज में जाके उनको कन्विंस करना दोनों कानून के साथ, और उनको कहानियां बोल के या उनके हृदय को रीच आउट करके या वैसे आपको बात करना पड़ेगा। और होता है कुछ लोग ट्रांसफोबिक होते हैं पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। अम, मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि आपको कोई ना कोई मिल जाता है जब आप कोशिश करते हैं। कोई ऑफिस में 5-6 लोग होंगे, आप एक बार जाओगे दूसरी बार जाओगे कोई और मिल जाएगा। कोई ना कोई अच्छा इंसान होता है जो आपके लिए काम कर लेगा, और आपके लिए जो 6 साल लगेंगे फिर वो आपके लिए 6 महीने लगेंगे। दूसरे क्लाइंट के लिए जिनको जो एक सेक्स वर्कर थे जो हिजरा कम्युनिटी से थे और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जब वो छोटे थे तब उनको घर से निकाल दिया था तो उनके पास कुछ नहीं था। तो और उनको एड्स था और उनको चाहिए था कि उनको स्टाइपेंड मिले जो गवर्नमेंट देती है हर एड्स विक्टिम को महीना आई थिंक 2,500 रुपीज पर मंथ देती है। उनको वो चाहिए था, पर वो नहीं मिलेगा जब तक उनके पास कोई प्रूफ है। तो वही करने के लिए अगर मैं कोर्ट में जाती तो मुझे और ज्यादा टाइम लगता, पर वही 3-4 महीने में डिपार्टमेंट से बात करके शायद मैं उनके पास 15-20 बार गई होंगी। और कभी कभी चिल्ला भी लिया कि ये एक इंसान है जो यहाँ पर है, आप बोल नहीं सकते कि ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको ही बना के देना पड़ेगा। क्योंकि उनके जो प्रोसीजर्स थे बहुत कंफ्यूजिंग थे, बहुत रिक्वायरमेंट्स थे जो कोई इस क्लाइंट के जैसे जिनका हिस्ट्री हुआ है, जिनका उनके पास वो सब नहीं है कि वो किसी फैमिली से या किसी शेल्टर होम से, क्योंकि वो शेल्टर होम में भी नहीं रह रही थी, कोई रजिस्टर्ड शेल्टर होम में नहीं रह रही थी और ऑर्फन भी नहीं थी। तो
ये सब जो कानून देता है एक्सेप्शंस या सिचुएशंस के लिए, उनका उसमें फिट नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे करें? अगर मैं कोर्ट जाती तो फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ मेरा चांस था वो चले जाता और मुझे वेट करना पड़ता जब तक कोर्ट सुने नहीं। चलो 1 साल तो लग जाता एटलीस्ट, अगर जज भी अच्छा हो, पर फिर भी उनको पैसे 1 साल 2 साल तक नहीं मिलते। सिर्फ इन पर काम करके मुझे 3-4 महीने में मिल गया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और उनके लिए बहुत बड़ी बात। तो ये हर केस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कानून के बेसिस पूछ रहे हो, फंडामेंटल राइट के बेसिस पूछ रहे हो, पर उनका रिलीफ कैसा रहेगा, क्या हो सकता है। जैसे तानिया भी बोल रही थी, अगर ये कोई ऐसा केस है जब जैसे ट्रांस और क्वेयर लोगों के साथ बहुत होता है कि उनके फैमिली उनको घर में कब्जा कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, या किडनैप करके कहीं और ले जाते हैं, तो तभी हेबियस कॉर्पस कोर्ट में जाने की बात ही है। पर ये टाइम नहीं लगने वाला है, और ये आप भी जानते हैं कि पहले हियरिंग में ही चीजें हो जाती हैं। जो पेरेंट्स है, कोर्ट उसको बुला देता है या वीसी पे बुला देता है और उनको बोल देता है कि आप उनको ऐसे नहीं रख सकते, तो तभी कोर्ट में जाना मुमकिन है। पर शायद डॉक्यूमेंट्स चेंज में मुमकिन नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट का क्या गोल है और उनको ये क्यों चाहिए। ये मैं नहीं बोलूंगी आपको हर केस में करना होगा, आपके बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, पर ज्यादातर आपकी क्वियर और ट्रांस क्लाइंट्स, क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड है, तो आपको थोड़ा ज्यादा सेंसिटिविटी से ये काम करना होगा। दूसरी बात जो मैं डालना चाहती हूँ वो है बहुयामी वकालत की। तो आप जानते होंगे शायद कि कुछ साल पहले एक जजमेंट आया था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने मैरिटल रेप एक्सेप्शन, जो पहले लड़कियां 15 साल से छोटी हों उन पे लागू नहीं होता था। कोर्ट ने कहा कि अभी वो 15 साल को 18 साल कर लें, और ये वकीलों ने ही पूछा था, क्योंकि फर्स्ट जो चाइल्ड मैरिज में है, चाइल्ड मैरिज बहुत होता है इंडिया में, अम, उनका भी जब कुछ गलत हो तो वो भी रेप नहीं होता था, क्योंकि 15 से 18 के बीच में मैरिटल रेप एक्सेप्शन अप्लाई होता है। ये सही है, इस अनुभव में कुछ गलत है नहीं, पर जजमेंट में ऐसा बहुत सारी चीजें बताया और किया, तो उन्होंने ये भी किया कि जो पॉक्सो एक्ट है और चाइल्ड मैरिज एक्ट है और जे एक्ट है, ये सब की भी चर्चा की, और ये भी कहा कि सबको एक ही लेवल में होना चाहिए, कि इसमें 18 है, इस तो इसमें भी 18 होना चाहिए, इसमें भी 18 होना चाहिए, और आईपीसी में रेप के प्रोविजन के एक्सेप्शन में भी 18 होना चाहिए। उनका ये था हार्मोनाइजेशन। पर जो चाइल्ड राइट्स ग्रुप है, उनकी ये भी चाहत है कि बहुत सारे केसेस में होता है कि जब कंसेंशुअली चिल्ड्रन सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब ये पॉक्सो के अंदर गलत हो जाता है और क्राइम हो जाता है। और फिर कभी कभी कोर्ट इसको रिकग्नाइज करती है, नहीं रिकग्नाइज करती है, ये लक के ऊपर होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये बात कोर्ट के दिमाग में नहीं थी, वकीलों के दिमाग में आ नहीं रही है थी, तो ये चाइल्ड राइट्स ग्रुप्स से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की कि ये इसको भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर सारे लॉस को 18 होना है और सुन, ये अभी आप सुन, एक्सेप्शन होने वाला आ है, रही है, तो ये इसको सुनो। भी अफेक्ट करने वाला है। तो जैसे आप सुने होंगे सुप्रियो में जो मैरिज इक्वालिटी केस है, नवतेज में, कि ये बहुत जो प्रभावित लोग हैं इससे, जिस पर इम्पैक्ट करता है, वो इसमें मिले हुए नहीं थे। सुप्रियो में थोड़ा बेटर था, पर
बहुत लोगों को लगता है कि जब ये बड़े बड़े कॉजेस कोर्ट में जाते हैं तो उनका आवाज उसमें है नहीं, और क्योंकि लोगों का अनुभव भी अलग अलग होता है, उनका एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है। अम, जैसे शादी सिर्फ क्वेर लोगों क्वेरनेस की बात नहीं है, उसमें कास्ट की भी बात आती है, उसमें डिसेबिलिटी की भी बात आती है। इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस और उनके जो उनको चाहिए कानून से इतने अलग होते हैं जी, कि जब कोई एक जाके पीआईएल डाल देता है या बिना प्रभावित लोगों के या एनजीओ से बात करके ये कर लेता है, तो फिर आप रिस्क करते हो कि कुछ गलत हो जाए। आप पूरे गुड इंटेंशन से कर रहे हो, अच्छे दिमाग से कर रहे हो और अच्छे हृदय से कर रहे हो, पर कभी कभी हुआ है और ऐसे हो जाता है। जैसे मैंने बहुत सुना है, कोई कोई कानून को लोग चैलेंज कर रहे थे हाई कोर्ट में, पर किसी ने सुप्रीम कोर्ट ले लिया कानून को, तो फिर अभी हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। पर कभी कभी हाई कोर्ट सुनने से हमें मूवमेंट को, हम सब को, हम सबकी हम सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि हाई कोर्ट्स में कम लोग देखते हैं, कम मीडिया जांच करती है, तो जजेस ज्यादा फेयर होते हैं कभी कभी। जब अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग जजमेंट्स दे, तब सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा मटेरियल मिलता है देखने के लिए, और सोसाइटी को समय मिलता है इस चीज को समझने के लिए। बहुत लोगों को लगा कि जो क्वियर शादी की मुद्दा थी वो बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट ले गए, क्योंकि अब अभी ही सोसाइटी क्वेर लोगों को कि होमोसेक्सुअल पर्सन्स को, ट्रांस पर्सन्स को एक्सेप्ट करने लगी है, और शादी की बात करके हमने सबको डरा दिया। तो इसीलिए जमीन ग्राउंड से शुरू करना, हाई कोर्ट्स में पहले जाना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पहले जाना ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट के जाने के अलावा। पर अगर जाना भी है, जब हम कोई कानून चेंज करना चाहते हैं जो पूरे इंडिया में लागू हो, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एग्जिस्टिंग जो अभी दूसरे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, जो अलग अलग नेटवर्क्स है, आप उनसे बात करें। लोग किसी पे लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे होंगे, उनका कोई प्लान होगा, और अगर आप जल्दी से कोर्ट चले जाए तो फिर कुछ गलत भी हो सकता है। अम, तो यही आपको सोचना है कि आप जो कर रहे हो वो अभी सोसाइटी और जजेस इसको समझने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और अगर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए तो इसमें गलत क्या हो सकता है और आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे सुप्रियो के वक्त हमारी चर्चा हुई कि शायद सीधा शादी के जाने के पहले हम, जो शादी में बहुत सारे अलग अलग राइट्स होते हैं, जैसे साथ में रहना, साथ का बैंक अकाउंट खोलना, साथ में बच्चा पालना, हम अगर छोटे छोटे चीज को लेके ग्रो होते तो शायद इतना बुरा जजमेंट हमें नहीं मिलता। तो यही हमें, अगर हम सब मिलके सोचे और हम सब मिलके काम करें, तो एक जन का काम भी कम होता है और रिजल्ट भी बेटर होता है। और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ इसमें, कि अगर आप कोई कानून को बदलने के लिए कोर्ट में जा रहे हो, तो यह भी सोचना कि आपके जो केस है, जो आपके क्लाइंट है, इस कानून को बदलने के लिए आदर्श है या नहीं, कि ये सही क्लाइंट है जो कोर्ट को समझ में आएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है और आपको सही जजमेंट देगा। कभी कभी किसी क्लाइंट के पास्ट में कुछ हो सकता है जो कोर्ट, जिसकी वजह से कोर्ट अम, कोई दूसरा जजमेंट दे दे, या कभी कभी क्लाइंट का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होगा या कुछ। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कानून बदलना नहीं चाहिए, कानून बदलना चाहिए, पर स्ट्रैटेजी उसमें ही कि आप
आप कोर्ट से उनके लिए बहुत पूछ रहे हो, तो इस केस में कोर्ट को समझ में आएगा कोर्ट दया लेगी या नहीं। अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो आपको इसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसका इफेक्ट एक जन से ज्यादा होने वाला है। कानून को अफेक्ट करेगा, बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा, और टूरिस्ट स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करेगा। और यही से मेरी जो लास्ट टॉपिक थी, मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात तो कर ही लिया है। जो एथिक्स है हमारे वकीलों के, इन सच केसेस में, ट्रांस केसेस में, क्वेयर केसेस में और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा आपको यही देखना है कि आपके क्लाइंट के क्या गोल्स हैं और आप वो गोल्स को कैसे कर सकें। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको कोर्ट जाना है और कोर्ट से जजमेंट देना है। बस थैंक यू सो मच। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रश्न हो, या मैं किसी चीज के बारे में और चर्चा कर सकती हूँ, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मुस्कान। हम हेलो। कुछ क्वेश्चंस लेंगे अब। या एक एक करके प्लीज। सीमा जी पहले जा सकते हैं। हेलो हेलो हाँ, सुनाई दे रहा है सीमा जी। हेलो हेलो। हेलो हाँ मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे 498 के केस के अंदर उसका जो हस्बैंड है वो दुबई में रहता है, और प्रार्थी है क्या उसके जो हस्बैंड है, हस्बैंड की तामील नहीं हो पा रही है, और प्रार्थी है की हालत बहुत, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब ऐसे समय में क्या किया जाए कि वो उसका पति आ रहा है, तो मैडम प्लीज बताइए हमें। सॉरी सीमा जी, आपका आवाज बीच में चला गया था। पति दुबई में है, और क्या आपने बोला हाँ, था, पति मुझे दुबई एक्चुअली में सुनाई। है मैडम। हाँ हाँ जी। 498 के केस में पति दुबई में रहता है और पति की तामील नहीं हो रही है, पति की तामील नहीं हो पा रही है, और कितनी बार वो प्रार्थी है जो परेशान हो रही है, उसके घर परिवार में जेठ वगैरह है जो मतलब उसको परेशान कर रहे हैं, न तो उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं, और उसका जो भी जर जेवर था वो सारा है जो उसमें ले लिया उन लोगों ने, और उसको मतलब अकेली छोड़ दी, और वो बहुत पीड़ित है। अब उस केस में अपने हस्बैंड की तामील नहीं होगी तो फिर उसको प्रार्थी को रिलीफ कैसे दे दिलाए। Muskan, do you want to take this or should I take it? Nupur, please go ahead. सीमा जी, इसमें आपको बेसिकली जो हेलो। है आपको एम्बेसी के थ्रू जाना पड़ेगा। ये जब तामीली करने की जवाबदारी जो है वो एचआरडी मिनिस्ट्री की है, और उसके लिए आपको एम्बेसी को अप्रोच करना पड़ेगा। कौन सी आप डेट? तानिया आप तानिया से आप तानिया का नंबर ले लीजिए। मतलब हम आपसे इंडिपेंडेंटली बात कर लेंगे। तब तक में अमित का एक सवाल है, वो देख लेते हैं। ठीक है मैडम, ओके मैडम। हेलो। हाय, यस अमित, वी कैन हियर यू। यस। मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हूँ, और मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, एक ट्रांसजेंडर दलित महिला हूँ। तो मेरा सवाल नहीं है, लेकिन उस ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके है कि उसमें जो कि जब कोई लाइक जब जो समानता का उल्लंघन करता है या वायलेशन करता है, लाइक कि जब हम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में रहते हैं तो यहाँ पे जो दलित ट्रांसजेंडर हैं, स्पेशली जो
सो कॉल्ड अपर कास्ट जो ट्रांसजेंडर हैं उनसे पीड़ित हैं उनसे, और वो अलग अलग तरीके से हिंसा करते हैं, अलग अलग आरोप लगाते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उन्हें गंवारा लगता है कि क्यों हम इन सब चीज़ों मुद्दों की बात करते हैं। तो अभी कुछ लगभग कुछ महीने पहले मेरी एक साथी ट्रांस महिला यासिका थी, उसके साथ एक घटना हुई, उसके खिलाफ फेक कंप्लेन, चीजें छिनैती की फेक कंप्लेन लिखी गई, उसको जाति प्रमाण पत्र, इवन उसको मिसजेंडरिंग किया गया, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट उसने बनवाया था वो भी उन्होंने कहा कि ये फेक बनवाई है, ये तो हिंजड़ा नहीं है, ये तो ट्रांसजेंडर नहीं है, तो लड़का है, ये दुनिया भर की वायलेशन उन्होंने किया। और तो वही चीज की जब हम विद इन द ट्रांस कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर एक मार्जिनलाइज है, एक ऑप्रेस्ड है, लेकिन उसके बीच अंदर ही तो मुझे जो मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि हम हेट्रो लोगों से, सिस लोगों से कम पीड़ित हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड अपर कास्ट जो ट्रांस लोग हैं उनसे ज़्यादा पीड़ित हैं हम लोग। उनकी वजह से अपनी आइडेंटिटी को विजिबिलिटी भी नहीं कर सकते, कि खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि हम अपने हक अधिकार के लड़ सकें। खास करके जो मेरा अनुभव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से है, तो ये मेरा था कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को लाइक कि जो ये चुनौतियां हैं एक कानूनी तौर पे किस तरीके से आगे जा सकते हैं। आगे जिस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है, हमने कंप्लेन भी किया एनएचआरसी में भी, और जो चीज़ें आई थी क्या बोलते हैं, जो उन्होंने फेक कंप्लेन की थी वो सारी चीज़ें उनको देना पड़ा विद इन द लाइक कि हमें प्रूव करना पड़ा कि हाँ हमारे जो मेरी दोस्त थी उसका सर्टिफिकेट, उसके बाप का सर्टिफिकेट वो अनुसूचित जाति से हैं, तो वो भी अनुसूचित जाति से आती है, इसलिए उसका अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट है। ट्रांसजेंडर जो बोर्ड ने जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से जो उसका ट्रांस सर्टिफिकेट है उसको हमें प्रूव करना पड़ा कि हम हैं ट्रांसजेंडर लाइक की। और ट्रांसजेंडर एक्ट भी कहता है कि जो खुद को आइडेंटिफाई करता है वो ट्रांसजेंडर है। तो इस तरीके से, और वो जो महिला जिसने इस तरीके से आरोप झूठे लगाए हैं, जो ट्रांसजेंडर महिला है, वो उत्तर प्रदेश की एडवाइजर है बोर्ड की, लाइक कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की एडवाइजर है और अपर कास्ट की है। हाँ, तो बस जानना था आपकी राय। जी हाँ जी अमित जी, तो आप बोल रहे हैं, वैसे बहुत लोग ने दिल्ली में भी कहा है ये होता है, मैं चेन्नई में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ट्रांस लोगों के जो इंटरसेक्शंस में और आइडेंटिटी होते हैं उसके बीच में तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। एक है कि जो आप कह रहे हैं जिन्होंने ये सब किया है उनका एक पोजीशन है ट्रांसजेंडर बोर्ड में, और उनके कोई पावर्स भी है, जिसकी वजह से जब आप उनका सीधा कन्फ्रंटेशन करोगे या आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, शायद उनके पास ज्यादा पावर हो इसमें। आपने कहा आपने एनएचआरसी में कंप्लेंट डाला है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है? हाँ अमित जी? हाँ जी। तो हाँ, उनको नोटिस भेजी गई थी विद इन द पीरियड, जो है डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट थे उनको रिपोर्ट देनी थी। तो उन्होंने किस तरीके से रिपोर्ट दिया उस चीजों के बारे में जारी, मतलब कि मतलब वो जो मेरी साथी थी उनको शायद इस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने फिर जो देविका ने जो फेक कंप्लेन की थी, एफआईआर की थी, और मतलब बेल भी लेना पड़ा जो मेरी दोस्त थी उसको। तो फिर उसने मतलब कि उनको भी टाइम पीरियड दिया गया, तो जो फेक कंप्लेन भी की थी, तो विद इन द पीरियड की जो है सारा चीज याचिका को मतलब कि उसको पूरा करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स लाइक कि ये दिखाना पड़ा कि ये अनुसूचित जाति क्या है। इवन उसके घर वालों को परेशान किया गया जो है। हाँ, तो इस तरीके से एनएचआरसी का एक तरीके से भी कह सकते हैं कि उनका एक वही एनएचआरसी का जो जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथी बोल रही थी कि बस उनका एक है कि हाँ हमने कंप्लेन किया, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन चला गया वो प्रोसीड हो गया, बस कि हाँ इस तरीके से एक गया, वहाँ गया, लेटर वहाँ गया, फिर उन्होंने क्या जस्टिफाई करके एनएचआरसी को भेज दिया, उनको क्या सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन जो हमारी साथी है, जो विक्टिम है, उनको इस तरीके से कोई रिलीफ या इस तरीके से नहीं मिला।
तो मैं दो चीजों के बारे में सोच सकती हूँ अमित जी। एक तो जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसमें सेक्शन 18 है, वो हुएवर यूज करता है कि वो कोई अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ गलत करे, अगर वो सिसजेंडर पर्सन हो या ट्रांसजेंडर पर्सन हो, जो परपेट्रेटर है, जो गलत कर रहा है, तो ये सेक्शन उन पर लागू होगा। और ये इसमें इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, बहुत जनरल टर्म्स हैं जिसमें जो आप बोल रहे हो वो आएगा। ये एक क्राइम है, इसमें जेल का टर्म है, तो आप इसके लिए एफआईआर कर भी सकते हैं। और SC ST एक्ट पे एफआईआर तो आप जानते ही होंगे। इसमें पुलिस में जाना मुश्किल हमेशा ही होता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर होके और उसके ऊपर दलित होके भी तो पुलिस कभी कभी वो भी कास्टिस्ट होते हैं, ट्रांसफोबिक होते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो वहां पर भी होता है। पर अगर आपके साथ कोई वकील हो तो थोड़ा बेटर होता है, वो आपको बेटर ट्रीट करते हैं। और अगर कोई पुलिस कंप्लेंट हो तो हमारी यही होप होती है कि जो जो ये सब गलत कर रहे हैं, अगर पुलिस उनको एक बार बुला भी दे तो उन पर थोड़ा डर तो लगना चाहिए कि शायद पूरा केस नहीं हो, जेल नहीं जाए, ये सब शायद नहीं होगा, पर उनको थोड़ा डर तो लग जाए कि उनके साथ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो उसका ये बेनिफिट है कि जब आप पुलिस कंप्लेन करते हो, पर ये सब वकील के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांस लोगों का पुलिस स्टेशन में बहुत गलत भी होता है। तो अगर आपके पास कोई है जो आपकी सुरक्षा कर सके और आप उनके साथ चाहे तो ये तो बेटर है। पर ये मैंने भी देखा है 2-3 केसेस में जो मैंने किया है कि NHRC भी उनकी ये जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, वो सिर्फ वो लोग सोचते हैं कि कोई सही है और ऐसे लगता है कि सब उसके हिसाब से ही है। मैंने भी देखा है कि हमेशा हेल्प नहीं करती है, तो कभी कभी दूसरे जगह भी देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मुस्कान। यस थैंक यू अमित सो जी। मच। क्या और कोई क्वेश्चंस है? चैट तनिया, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, ले लो प्लीज। हाँ हाँ हाँ। सो आई थिंक चैट बॉक्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आंसर कर दिए हैं, बट इफ यू वांट टू टेक इट अप, ओके, सो वी हैव अनदर स्पीकर, तारा सिंह, यू कैन unmute yourself, I think. हाय, सॉरी, या Yeah. सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश कर लेती हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा जो ये बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन केसेस जो है, आपने उदाहरण दिया नवतेज सिंह जौहर के बारे में, जहाँ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और उनके अपने अपने विचार हैं और उनको लेने का है केस बनाने के लिए। तो मुझे सिर्फ पूछने का है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन में। तो मैं बहुत सिंपल सा लाइक लॉयरिंग लाइक मुझे वो अंडरस्टैंड करती हूँ कि लाइक आई एम अ लॉयर, आई हैव अ क्लाइंट एंड आई talk to my client, right? But I wanted to understand, like, on a practical basis, how does it work if you are litigating bigger strategic issues that impact many communities and many members? Do you engage experts? Do you engage, do you have like a stakeholder consultation? Like, how does it work practically, in order to get different views on the board, like, from the perspective of a practitioner? तो बहुत लोगों का ये कहना था कि जब क्वेयर राइट्स लिटिगेशन के लिए कंसल्टेशंस भी हो रहे थे, तब वकीलों ज्यादा बात कर रहे थे और जो कम्युनिटी से आए थे उनको ज्यादा जगह नहीं मिलना बात करने के लिए। तो जब हम कंसल्टेशंस भी करते हैं, हम किससे करते हैं, जैसे शायद रिसेंटली विधि ने कुछ कंसल्टेशन किया कोई फैमिली लॉ पे, और दिल्ली बॉम्बे में किया था। तो आप कौन सी जगह में कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं वो
आपसे बात कर सकते हैं क्या उसके बारे में, वो सेफ कि उनको सेफ लग रहा है उनका, कि जो आप उनसे पूछ रहे हो उनको समझ में आ रहा है, सब बहुत सारे प्रश्न हैं। और मुझे लगता नहीं है कि मैंने कभी भी ऐसा कोई कंसल्टेशन देखा हो जो सब तरीके से सही था। पर ये एक इनहेरेंटली अनइक्वल सिस्टम है, और हमारा जो ड्यूटी है वकील होके, देखिए क्योंकि हम इम्पैक्ट लिटिगेशन रोक तो नहीं सकते, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण टूल है जिससे प्रोग्रेसिव चेंज इंडिया में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी हमारी बात मानती है और इंक्लूजन हमें मिला है इससे, तो हम रोक तो नहीं सकते, पर हमें पूरी कोशिश करनी होती है कि हम ज़्यादातर कौन ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी से बात करें, जो रिमोट एरिया से वो बात करें। और ऐसे नहीं कि हम कि कोई दिल्ली से कोई बड़ा वकील कहीं जाके उनसे बात करे, कम्युनिटी लॉयर से बात करे, कि जो दिल्ली में लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में है वो कम्युनिटी लॉयर्स को भी जगह दे यहाँ बात करने के लिए। तो ये जो इनइक्वालिटीज है ये थोड़ा हमें एफर्ट करना पड़ेगा सुधारने के लिए, तभी ये बेटर होगा। जो अभी शायद लोग कोशिश करते हैं और पूरे गुड इंटेंशन से कोशिश करते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी भी ऐसा प्रोसेस देखा है जो परफेक्ट हो। पर हम ये बार बार बैलेंस करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज की भी इशू होती है ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन के लिए, फंडिंग। मेरे साथ हम लोग बहुत बात करते हैं कि ये लिटिगेशन को फंड करने के अलावा, ये कंसल्टेशंस को फंड करने के अलावा, अगर आप जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए काम कर रहे हो, अगर आप उनको वो पैसे दे दें तो वो बेटर नहीं होगा। तो ऐसे इसके जो एथिकल क्वेश्चंस है बहुत सारे हैं और मुश्किल भी है क्योंकि सिस्टम बुरा है, पर हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के पास? ओके, मुस्कान, थैंक यू सो मच। आपने मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बहुत ही इंसाइटफुल सेशन लिया, एंड आई थिंक what stood out for me was कि आपने जो एक क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच के बारे में बात करी कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना कि आपके क्लाइंट के लिए क्या सही होगा, इससे पहले कि हम मतलब कोर्ट में भागे या सीधा लिटिगेशन में जाए। आई थिंक जितना हम पहले मिलके सॉल्व कर सके, जो क्लाइंट के लिए बेस्ट होगा वो देख सके, आई थिंक लाइक आपने उसकी काफी हमें क्लियर पिक्चर दी। So, बहुत शुक्रिया for sharing your experience and giving us tools to think about all of this strategically. And we're very happy आप ये session ले सके. Thank you to everyone जो भी attend कर सके ये session. प्लीज जुड़े रहना, हमारा कल एक सेशन होगा 11 बजे के करीब, सेम लिंक होगी, एंड इसी में आप ज्वाइन करके वी हैव रामाप्रिया गोपालकृष्ण who will talk about something more about social justice. So thank you everyone. Yes. Thank you, Tanya. Thank you, everyone. Thank you to all.